Hello, welcome you all to Lawsico. So in this week we are going to discuss about two very important topics. Our first topic is regarding the WAF Amendment Bill, and second topic we are going to discuss about the Dramatic Performance Act and the colonial era laws. So first of all, we all know कि WAF bill, it was one of the WAF Amendment Bill, it was one of the very debated issue in 2024. It was tabled in the parliament, but due to so many views or opposition we can say, it was went again to JPC. तो जैसे ये टेबल किया जाता है, इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग व्यूज आते हैं और उसके साथ में अपोजिशन भी देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस बिल को वो जेपीसी, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के दोनों के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अक्रॉस द पार्टी, उनके पास में रिफर कर देती है। तो अभी रिसेंटली जेपीसी ने अपना काम पूरा कर लिया है और इस वफ अमेंडमेंट बिल, जो कि वफ एक्ट 1995 को अमेंड करने के लिए लाया गया था, जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि उनका रेगुलेशन आए ऑन द वफ प्रॉपर्टी, उनका रेगुलेशन और बढ़े ऑन द वफ प्रॉपर्टी, इसलिए ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। जेपीसी के पास जाता है, जेपीसी कुछ 14 अमेंडमेंट्स इसमें सजेस्ट करती है और ये सारे के सारे अमेंडमेंट जो है वो अब हमारी यूनियन कैबिनेट से भी अप्रूव हो गए हैं। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट आ गया है, गवर्नमेंट को सपोर्ट आ गया है मींस जो एनडीए अलाय है, जो कि रूलिंग अलाय है, ठीक है, इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं ना कहीं इसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो मेजोरिटी इसके पास में होने के कारण कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी हमें पास होता हुआ भी दिख सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट है जो कि एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। सबसे पहले जो एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम फॉर वफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो जो ओरिजिनल अमेंडमेंट बिल था उसमें ये कहा गया था कि जो वफ और वफ प्रॉपर्टी है, इनको एक सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा विद इन द 6 मंथ्स, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जेपीसी ने यहाँ पर ये सजेस्ट करा और ये अमेंडमेंट उन्होंने दिया जिसको कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है, वो ये कि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दो 6 महीने से, अगर एक्सटेंड भी हो जाता है तो भी। कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि कुछ लोग हो सकता है 6 मंथ्स के अंडर रजिस्टर नहीं किया कर पाए अपने वफ या वफ प्रॉपर्टीज को। तो ये एक अमेंडमेंट सजेस्ट किया गया था कि मुतवली जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम बियॉन्ड द 6 मंथ्स, लेकिन वैलिड रीजन के साथ में। उसके अलावा अगर हम देखें तो वफ ट्रिब्यूनल जो है हैज द पावर टू ग्रांट द एक्सटेंशन। अब वफ ट्रिब्यूनल वो बॉडी होंगी जो कि एक्सटेंशन ग्रांट करेगा। वो सफिशिएंट कॉस्ट पे एक्सटेंशन दे सकते हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड, लेकिन सफिशिएंट कॉज और पीरियड क्या होगा ये डिफाइंड नहीं है अंडर दिस अमेंडमेंट। अब इट विल ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट अ लीगल राइट, बिकॉज अगर हम ओरिजिनल बिल में देखें तो ये कहा गया है कि 6 मंथ के बाद में यू कांट इवन अप्रोच अ कोर्ट, ठीक है, टू फाइल अ लीगल केस रिगार्डिंग अनरजिस्टर्ड वफ। लेकिन अमेंडेड बिल जिसमें जेपीसी ने अपने सजेशन दिए हैं, दे सेड कि यस, अगर आपका भले ही वफ अनरजिस्टर्ड है तो भी आप 6 महीनों बाद में कोर्ट में जा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिले क्यों हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो कौन डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वफ प्रॉपर्टी है या ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। सो ये पावर जो है अर्लियर वफ ट्रिब्यूनल के पास में था, लेकिन ओरिजिनल बिल में ये पावर ट्रांसफर कर दी है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसको लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन किए गए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये तो स्टेट गवर्नमेंट का ही पर्सन है और यहाँ पे डिस्प्यूट है वेदर इट इज अ गवर्नमेंट और वफ प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट का ही एक पर्सन ये डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है क्या वफ प्रॉपर्टी है। तो इसको देखते हुए सजेशन ये दिया गया बाय जेपीसी और जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के प्लेस पर देयर शुड बी अ सीनियर डेजिग्नेटेड ऑफिसर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन अब ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, ठीक है, ये जो है वही रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, लेकिन डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं दी गई है कि कौन होगा। नाउ अगेन इट विल बी ऑन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑन वफ बोर्ड, ठीक है, इन द बिल। तो अगर हम देखें वफ बोर्ड और वफ ट्रिब्यूनल के यहाँ पे कंपोजिशन को भी लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए थे जो कि ओरिजिनल बिल में थे। सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम, इवन सीईओ की पोस्ट पे भी एक नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, ठीक है। नाउ if we see allow non-Muslim CEO at least 2 non-Muslim members on the state level वफ बोर्ड। अब जेपीसी ने यहाँ पर क्या एक्सेप्ट किया है, जेपीसी का ये बोलना है कि वफ बोर्ड की कंपोजिशन में आप चेंज कर रहे हो, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए वक्फ बोर्ड में, ही शुड बी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, ठीक है, और जिनको वक्फ मैटर में डील करने का एक्सपीरियंस हो। उसके अलावा ट्रिब्यूनल के कंपोजिशन में भी यहाँ पे चेंजेस की बात की गई है। अर्लियर जो इसके चेयरपर्सन थे वो सिटिंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे, और जो अदर मेंबर थे वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे स्टेट गवर्नमेंट के। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मेंबर होंगे दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस। उसके अलावा अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। अब ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है इस पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेंट करा है कि कॉलोनियल एरा लॉ जो है, जो कि ऐसे एक वन ऑफ द एग्जांपल दिया उन्होंने इस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लॉ का, जो कि पब्लिक प्लेस पे डांसिंग को भी यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस मानता था, उसके लिए आपका अरेस्ट भी हो सकता था। इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी ये लॉ कंटिन्यूड रहा। तो ऐसे लॉ नहीं होने चाहिए, ऐसे ऑब्सोल्यूट लॉ जो है वो रिपील हो जाने चाहिए। तो समझते हैं ये जो रेफरेंस दिया है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ऑफ 1876 ये है क्या। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने लाया था नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स के एक्सप्रेशंस को कर्व करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। ये क्या प्रोहिबिट करता था? ये प्रोहिबिट करता था ऐसी परफॉर्मेंस जो कि स्कैंडेलियस, डिफेमेटरी, सिडिशियस या ऑब्सीन हो, ठीक है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? विजिट थी प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की, ठीक है। तो इनकी विजिट के बाद में ये लॉ लाया गया। ये उन सीरीज ऑफ लॉज में है जिसमें इंडियन नेशनलिस्ट एक्सप्रेशंस को सप्रेस किया गया, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो कि लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स आते थे जो कि गवर्नमेंट को सप्रेस करते थे, तो लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलते थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया जिसमें सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स को जो बंद कर दिया गया। सिडिशियस लॉ लाया गया, वी ऑल नो अबाउट सिडिशन लॉ। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये डिटरमाइन करेंगे कि यस इट इज अगेंस्ट it is against the government of India, is try to destabilize the government of India, ठीक है। तो इन्हीं सीरीज ऑफ लॉस में से यही एक लॉ है। अब बात ये है कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्कैंडेलियस, डिफेमेटरी, लेकिन लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? तो इट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ओनली। तो सबसे पहले स्कोप देखते हैं। इसका स्कोप किसके लिए है? अगर कोई प्ले है, कोई पैंटोमिम है और कोई ड्रामा है और पब्लिक प्लेस में हो रहा है तो उस पे इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो इन परफॉर्मेंस को बैन कर सकती है अगर वो स्कैंडेलियस, डिफेमेटरी या डिसअफेक्शन अगेंस्ट, इट कैन इंसाइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या इट कैन बी करप्ट और डिप्रेव द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस। अब ये स्कैंडेलियस है, डिफेमेटरी है, इनसाइड द डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब चाहे जैसा चाहे इस लॉ को इस्तेमाल कर सकती थी एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल एरा, ओके। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट की पावर है कि मजिस्ट्रेट सीजर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन इशू द सर्च एंड द सीजर वारंट फॉर प्रोहिबिटिंग दिस परफॉर्मेंस। पनिशमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्या इंडिपेंडेंस के बाद में भी ये कंटिन्यूस रहा? यस, इंडिपेंडेंस के बाद में भी ये कंटिन्यूस रहा। 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाता है, वी बिकेम अ रिपब्लिक कंट्री, स्टिल ये लॉ कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। इट इज इन 2017-18 तब जाके इस लॉ को रिपील किया जाता है। तो अगर हम देखें तो कोर्ट में इस लॉ को चैलेंज किया गया था, ठीक है। सो 2018 में फाइनली ये सीरीज ऑफ लॉज जो है, ठीक है, ये ऑब्सोलीट लॉज जो है, इसके अलावा और भी ऑब्सोलीट लॉ थे, ठीक है, देवर रिमूव्ड और देवर रिपील्ड। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज ऑब्सोल्यूट लॉ? ऑब्सोल्यूट लॉ वो लॉ होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अब इनका इफेक्ट नहीं रहेगा, बट स्टिल दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैट्यू बुक। इफेक्ट नहीं है बट स्टिल दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, लेकिन इफेक्ट कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट वर्सेस बाबूलाल एंड अदर्स। अब ऐसे ही लॉ जो है वो हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में भी ऐसे स्टेट ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2013 में तमिलनाडु ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1954 को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। अब ये लॉ तो इंडिपेंडेंस के बाद में आया हुआ था। उसके अलावा और भी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में ऐसे लॉज है। रिसेंटली हम देख सकते हैं कि दिल्ली ने भी ऐसे एक लॉ को रिपील किया हुआ है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर किया वो किस चीज के बारे में था। तो मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्ले है ईदगाह, 1938 में लिखा हुआ था। तो कॉलोनियल एरा का जो सप्रेशन है वो रिफ्लेक्टेड है इसमें। अब ये परफॉर्म किया जा रहा था इन 1953। ठीक है, इनिशियली इसको पब्लिकली परफॉर्म करने के लिए लखनऊ में परमिशन मिल गई थी, बट लेटर ऑन ये परमिशन रिवोक कर दी जाती है। मिड परफॉर्मेंस ऑफिसर्स आते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को रोक देते हैं। देन दिस मैटर वेंट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि हम फैक्ट्स में नहीं जाएंगे, फर्स्ट वील सी द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। एंड दे सेड कि ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट जो है ये फंडामेंटल राइट दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको वॉयलेट करता है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है, बट सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड कि नहीं, reasonable restriction that is given under 19(2), the reasonable restriction of freedom of speech and expression, उसके अम्बिट में ये लॉ नहीं आता है। It is not an reasonable restriction, it is an unreasonable restriction, and therefore they held it is constitutionally invalid, it is ultra vires to the constitution। अब बात ये है कि अब ब्रिटिशर्स के लॉज को हमने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में क्यों रखा हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 372 है। This article 372 says कि pre-independence law remain in effect unless it is repealed। तो इसलिए सारे के सारे कॉलोनियल एरा लॉ जो लॉज है, आईपीसी भी जो था, ठीक है, ये भी तो कॉलोनियल एरा लॉ था, दैट रिमेन कंटिन्यूड इन इंडिपेंडेंट इंडिया आल्सो। और इन कॉलोनियल लॉज का जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रिज्यूम की जाएंगी कि यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी टू डिफाइन इट। ऐसा ही पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ में भी है। अगर आज को गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास करा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हम वैलिड ही मानेंगे और गवर्नमेंट को इसको डिफेंड करना होगा। ठीक है, सो इफ वी आर एग्रीड वी हैव टू शो इट कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, नाउ इफ यू सी कि कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे कॉलोनियल एरा लॉज को डिफेंड किया गया था। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कॉलोनियल एरा लॉ को डिफेंड करा। फॉर एग्जांपल सिडिशन लॉ, इसको डिफेंड भी करा, ठीक है, मूवमेंट करे जजमेंट, और उसके बाद में बीएनएस में वी कैन सी रिफ्लेक्शन ऑफ इट ऑल्सो। वहीं पर मैरिटल रेप एक्सेप्शन, ये भी कॉलोनियल एरा लॉ है, ठीक है, ये अभी भी आज भी गवर्नमेंट डिफेंड करती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दे हैव डन अ गुड वर्क। उन्होंने बहुत सारे ऑब्सोलीट लॉ जो कि कोर्ट्स ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए थे, इन बहुत सारे ऑब्सोलीट लॉ को रिपील कर दिया 2014 ऑल्सो, और उसके बाद में रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट सेकेंड एक्ट 2017 से भी बहुत सारे लॉज को रिपील करा। और यही रिपीलिंग एंड अमेंडिंग सेकेंड एक्ट ऑफ 2017 में जो लॉज रिपील हुए उनमें से एक लॉ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ऑफ 1876 भी था। ठीक है, 17 में ये लॉ आया, 18 में implement हुआ। So we can wrap up our discussion for today. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Lawsico. If you have any suggestion regarding this particular series, or do you want to cover any specific topic, पहले ही वो थोड़ा पुराना हो, so you can suggest us in the comment box. Till then, thank you so much. Stay tuned to Lawsico.